बजट पेश हो चुका है और पोस्ट बजट डिस्कशन अब यही चल रही है कि जो पेश हुआ है बजट, इसमें कितना रिलीफ मिला, कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, किन सेक्टर्स को इग्नोर कर दिया गया है। अबसार आलम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जैसे कि पहले आपने मेरे आइडिया को सराहा था, मैं चाहूँगा कि मैं एक और आइडिया आपके सामने रखूँ, और वो ये है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने की बात क्यों नहीं करती, पहली बात। और दूसरी तरफ जब हम नदीम उल हक साहब को भी सुन रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि हम रिलीफ तो मानते हैं, डिमांड करते हैं, लेकिन ग्रोथ की बात नहीं करते कहीं पर भी। अच्छा, आपने अभी कहा ना कि किस सेक्टर को इग्नोर किया जा रहा है। अबसार साहब, आप तो मैं समझा मुझे इग्नोर किया जा रहा है या किरण नाज, हमारा एक ही सेक्टर है ना, तो मैं समझ शायद आप वो ऐसी कोई बात करना चाह रहे हैं और आपने माइक साहब हमारे ऑन किए हुए थे, सुन रहे थे तो, लेकिन वो नहीं, आप सेक्टर की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के सेक्टर्स की। तो मैं खुश हुआ कि चलें आप हमारी तनख्वाहों का पूछेंगे, टैक्स कम हुआ है या ज़्यादा हुआ। तनख्वाहों पर देखें टैक्स कम हुआ है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये सफिशेंट तो कभी भी नहीं कोई कहता कि है, उससे शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़े। जहाँ तक आपकी बात है बाकी के आइडियाज़ ग्रोथ पे नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। हुकूमत अपने ख़र्चे कितने कम कर ले। देखें, हमारे ख़र्चे जो है ना हुकूमत के, वो ज़्यादातर हर महकमे में 80% के करीब तो तनख्वाहों में और पेंशन में चले जाते हैं। बाकी जो बचते हैं वो बड़े बड़े अफसरान की गाड़ियाँ नई कीमती ख़रीद लेते हैं, कुछ जहाज़ ख़रीद लेते हैं। तो बस ये मामलात हैं, और उसमें जब तक आप ग्रोथ नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपनी इनकम नहीं बढ़ाएंगे, ये नहीं हो सकता कि हम तरक्की करें या हम बहुत की मेजर प्रोजेक्ट्स शुरू कर लें। हाँ, सिंबॉलिकली ज़रूर है कि अगर आवाम आपके इतने मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं तो जो हमारा टॉप टियर है वो अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को थोड़ा कम कर ले। अगर आप पैसे की टर्म में देखें तो उन सब के पर्क्स कम करने से कोई अरबों रुपए की बचत नहीं हो जाएगी, लेकिन एक सिंबॉलिकली लोगों को तकलीफ़ कम होगी या उन्हें महसूस कम होगी कि देखो यार, हमारा वज़ीर आज़म, हमारा वज़ीर आला या हमारा सदर या हमारे जज और जर्नैल और जर्नलिस्ट, ये भी, इनका रहन सहन भी इतना आलीशान नहीं है। तो वो ज़रा वो ख्याल रखना ज़रूरी था, वो एक अखलाकी फ़र्ज़ है। तो ग्रोथ की जहाँ तक बात है, ग्रोथ का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई नया फार्मूला नहीं है। नीयत ठीक हो, पॉलिसीज़ ठीक हो, लॉन्ग टर्म हो, और उसमें कोई सियासी जमात, किसी सियासी जमात की हुकूमत आ जाए, वो पॉलिसीज़ चलती रहें। इसके लिए मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान, और फिर हमारा जुडिशल सिस्टम इतना मजबूत और क्रेडिबल होना चाहिए कि अगर किसी का कोई डिस्प्यूट है, किसी इन्वेस्टर का, बिजनेसमैन का, तो वो उस डिस्प्यूट का जो फैसला हो उसके ऊपर सबका एतमाद हो। ये कुछ चीज़ें ही, आपको बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं करनी, आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें इन्वेस्टर आए और अपना सरमाया उसका महफूज हो। लेकिन हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, दहशत गर्दी है, हर जगह मुजाहरे होते रहते, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। इस्लामाबाद जैसे शहर में हमें पता नहीं होता कि किस दिन सड़क बंद होगी, दफ्तर आएंगे तो, और अक्सर जुमे को सड़क बंद होती है क्योंकि जुमे की नमाज के बाद एक किसी ना किसी का एहतजाज। तो ये हमारा जो कल्चर है ना, हमारा कल्चर ग्रोथ का नहीं है, हमारा कल्चर शोर मचाने का है और बातें करने का है। तो वो बातें हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अखराजात की जहाँ तक बात है, उसमें ज़ाहिर पर हम ये भी बात करते हैं कि खसारे में जो चलने वाले सरकारी इदारे हैं उनकी जो निजकारी है, फिर पावर सेक्टर की निजकारी की भी हम बात कर रहे थे। अब जावेद कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जब हम ये देख रहे हैं सुपर टैक्स में हम एक कमी भी देख रहे हैं और एक खात्मा भी किया गया है, अगर उसकी एक हद की बात भी की जाए, इसके करने से जो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बोझ है, और ये कहा जाता है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कि वो बोझ जो है इसका टैक्स का, वो 60% से ऊपर चला जाता है। इस सुपर टैक्स के खात्मे से या इसमें कमी करने से कोई फर्क पड़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और आई थिंक बिजनेस सेक्टर विल बी ग्रेटफुल। बट ये वही वाली बात है जो सब कह रहे हैं जी, कि इससे 7% ग्रोथ आएगी या नहीं। और हमें जो फोकस करना है कि ठीक है, थोड़ी सी रिलीफ दे दी, उसमें थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम आ गया, बेहतर हो गया, लेकिन उससे आपने नीडल को मूव नहीं करना। नहीं, जब तक आप इकोनॉमिक पॉलिसीज, रेडिकल पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, 5 ईयर प्लान प्रॉपरली नहीं बनाएंगे, प्रॉपर एक्सपोर्ट्स को आप बढ़ाना चाहते हैं, सुपर टैक्स को ऊपर नीचे करने से एक्सपोर्ट्स पे कितना फर्क पड़ेगा?
इसी ये मेन चीज है ना, आस्क करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिलीफ अच्छी नहीं है, लेकिन जो सख्त सवाल हमें पूछने हैं ना कि हमने अगर 100 बिलियन एक्सपोर्ट्स करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, या हमने वही जो बाकी दोस्तों ने भी कहा कि गवर्नमेंट के खर्चों का प्लान क्या है जी। तो ये कह देना कि हम प्राइवेटाइज कर देंगे, चले वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट के अपने खर्चे भी तो उसका एक प्लान होना चाहिए ना। फिर जो हमने बार बार बात की है कि रियल एस्टेट पे जो आप टैक्सेस जो हैं, रियल एस्टेट सेक्टर, चले ठीक है, मैं मानता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो बाकी इंडस्ट्रीज को फीड करता है, लेकिन रियल एस्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत रियल एस्टेट है, उनको उनको बेचना चाहिए जी। रियल एस्टेट बहुत सी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टियां वगैरह हैं, वो आप नीलाम करें। तो थोड़ा सा सेंस ऑफ अर्जेंसी की जरूरत है जी, उसमें थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। वरना जी बस ऐसे ही हम चलते जाएंगे। और एक जैसे ही नदीम साहब ने भी कहा कि जी हम भूल जाते हैं कि 2-2.5% तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो आप 4% या 3.5% से ग्रो करते हैं, तो आप बेसिकली 1% से ग्रो कर रहे हैं, 1-1.5% से। आपकी पॉपुलेशन यंग है इतने, तो आई थिंक थोड़ा सा इसको हमें डिफरेंटली देखना होगा जी। और मैं फिर वही कहूंगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग तंग आ जाते हैं कि जी आप देखिए ना, जैसे टर्की ने अनाउंस किए हैं, 20-20 साल की कंसेशन दिए हैं उन्होंने, पूरा फायदा लिया है, पूरा एडवांटेज लिया है कि जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुई है, उन्होंने इमीडिएटली जो है वो टर्की को ना एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट किया दुनिया को कि जी जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो सब जाके टर्की में बैठे। पाकिस्तान को भी कुछ ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए थी ना, पाकिस्तान के पास भी एडवांटेजेस हैं, हम भी गेटवे हैं, हमारे पास भी पोर्ट्स हैं, गवादर है, हमारे पास भी गेटवे है एशिया को। तो उधर क्या हम कर रहे हैं, हमने तो कुछ खास देखा नहीं ना। बिल्कुल खालिद महमूद रसूल साहब, जो हम ये बात कर रहे हैं ग्रोथ की, हम अगर कुछ दीगर ममालिक को भी देखें, वियतनाम की बात करें, ताइवान की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, उनकी सकाफत मुख्तलिफ हो सकती है, उनकी तारीख मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो उनकी ग्रोथ की डायरेक्शन है, जो पैदावार की डायरेक्शन है, वो उनकी सेम है, और वो अपनी पॉलिसी 5 साल के लिए 10 साल के लिए प्लान करते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? बात ये, बहुत सारी चीजें वो कहते हैं ना कि कॉमन सेंस की होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन एज वेल। आप देखिए कि जो वियतनाम का ये सफर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरू हुआ है, ये अबाउट 2000 के लगभग शुरू हुआ है। अच्छा, इसी तरह इंडोनेशिया का, ताइवान का खैर उससे पहले जो है ना शुरू हुआ। तो ले दे के इकोनॉमिक्स में चीजें वही आ जाती हैं कि आपने एक ऐसा इकोसिस्टम, आपने एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो। और सबसे पहले आपके जो डोमेस्टिक अपना इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, तो फिर आपके यहाँ इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आप देख लीजिए कि हम पिछले काफी सालों से हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी इतना ऑब्सोलीट है, और वो उसमें भी हाईटेक ड्रिवन नहीं है, वैल्यू ड्रिवन नहीं है। जबकि पिछले 25-30 सालों में दुनिया में ड्रामेटिकली जो है ना वो इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन आ चुकी है। आज भी हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो जिस तरह 30 साल 25 साल पहले बास्केट में टेक्सटाइल 55 से 58% थी, चावल, लेदर और एक आधी और चीज मिला के 75%, हम आज भी वही खड़े हुए हैं। दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है। उसमें इंजीनियरिंग गुड्स है, केमिकल है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एविएशन से रिलेटेड चीजें हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा चीजें आ चुकी हैं। हम लाइफ स्टाइल जो है वो बता देते हैं, गधे इतने बढ़ गए, ऊँट इतने बढ़ गए, खच्चर इतने बढ़ गए, किसने गिने हैं। और उसमें मेन क्रॉप जो हमारी वो डाउन जा रही है, और उन दोनों का मिला के हम एक ग्रोथ जो है ना वो शो कर देते हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद और इतना बड़ा हमारे पास एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होने के बावजूद, हलाल मीट की जो दुनिया की अपना एक बड़ी मेजर मार्केट है, उसमें हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। सो उसमें भाई बात यह है कि हमें रैशनलाइज करना होगा, इलाइन करना होगा अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, अपनी एग्रीकल्चर को विद द ग्लोबल ट्रेड, विद द ग्लोबल पैटर्न, और उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को फिर डेवलप करना होगा। दूसरी बात एक मैं और इंडिकेट करना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारा वी आर टू मच कंज्यूम्ड विद आवर सिक्योरिटी इश्यूज एंड ऑल दैट। पूरी दुनिया में देखा यह गया है कि वो मुल्क तरक्की करते हैं जो कि रीजनली ट्रेड के हिसाब से कनेक्टेड टू ईच अदर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में भी और अपने बाकी किस्म जो अपना हमारे नेबर्स हैं, पाकिस्तान इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड कंट्री एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न। उसमें इंडिया का भी अपना एक अमल दखल है, अफगानिस्तान का भी अपना अमल दखल है, अच्छा ईरान के ऊपर भी अपना सैंक्शंस की वजह से है।
सो ओवरऑल मजमूई मिजाज में हम देखा जाए तो हमारे यहाँ वो उस तरह का इकोसिस्टम, इनेबलिंग एनवायरनमेंट गवर्नमेंट जो है वो पिछले 20-30 सालों से हम देख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। कभी वो टेररिज्म की वेव आ जाती है, कभी वो आ जाती है, उसमें हम अपने आप को उस अंदाज में नहीं कर पाए, नंबर एक। नंबर दो, मुख्तसर सी बात मैं एक और करूंगा कि देखिए बजट में गवर्नमेंट को अगर अपनी विल साबित करना है ना, तो गवर्नमेंट का साइज छोटा होना चाहिए। 18th अमेंडमेंट के बाद आप बहुत ज्यादा कंकरेंट लिस्ट में जब चीजें जा चुकी हैं प्रोविंसेस के ऊपर, लेकिन एक डुप्लीकेट सिस्टम आज भी जो है ना वो फेडरल लेवल के ऊपर जो है ना वो कायम कर रहा है। अच्छा, फिर हमारे जो बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन है, उनका सैकड़ों अरब रुपए का सालाना जो है ना वो हमारा लॉसेस हो रहे हैं। अच्छा, गवर्नेंस इंप्रूव करने की जरूरत है, साइज ऑफ द गवर्नमेंट को रिड्यूस करना और गवर्नेंस इंप्रूव करना। गवर्नेंस का आलम यह है कि हमारे यहाँ जो मतलब पावर सेक्टर था उसमें 2-3 दफा जो सर्कुलर डेट है पेमेंट करने के बाद फिर ये तकरीबन 2000 से लेके 3000 अरब तक जो है ना पहुंच गया है। अब गैस में भी तकरीबन 3 ट्रिलियन पे जा चुके हैं। सो मतलब ये है कि जहां उस पॉलिसी साजी का एक कस्टमर को अपना इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस की जरूरत है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जरूरत है, पॉलिसीज में कंसिस्टेंस और ट्रेड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, वैल्यू एडेड और टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की जरूरत है। उसके साथ गवर्नमेंट को अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स कम करने चाहिए, अपना साइज कम करना चाहिए और गवर्नेंस इंप्रूव करनी चाहिए। गवर्नेंस इंप्रूव करनी चाहिए। किरण नाज साहिबा, इस वक्त हमारी मुआशी टीम के लिए सबसे बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट का ही होना चाहिए। जिस तरीके से बेरोजगारी की शरह मुसलसल बढ़ती हुई देख रहे हैं, इनकी तरजीहात आपको यही लगती हैं? अच्छा देखें, अभी तक जितनी भी बात हो रही है ना, सबका अगर लास्ट जुमला सुने तो उससे कंक्लूजन यही निकलता है कि कंसिस्टेंसी और रोड मैप वो बेसिकली सबसे बड़ा इशू है हमारे पास। और पिछले कई सालों से 77-78 सालों से हम ये कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा गैप और ये रोड मैप का हम बहुत ज़्यादा इशू देख रहे हैं कि जिसकी बदौलत हमें ये मामला देखने पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, एक हुकूमत आती है वो नया पाकिस्तान की बात करती है, दूसरी हुकूमत आती है वो इस्तेहकाम की बात करती है। और इस्तेहकाम के बाद होना ये था कि ये वाला जो साल था ये ग्रोथ का साल था। इससे पहले इस्तेहकाम आना था, मुस्तहकम होनी थी मईशत और फिर ग्रोथ होनी थी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही पार्लियामेंट हाउस से बाहर आए मुसद्दिक मलिक साहब और उन्होंने अगेन यही जुमला रिपीट किया कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि पहले मईशत को मुस्तहकम करें एंड देन फिर ग्रोथ की बात करें। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें तो ये बताया जाता रहा ना कि ये जो साल है ये ग्रोथ का साल है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमें वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, वो रोड मैप दिखाई नहीं देता। अब मैं पिछले पूरे 1 साल से मुसलसल क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से बात करती रही हूँ और मैं बड़ी कंसर्न रही हूँ इस बारे में कि पिछले साल हमने देखा था कि जो क्लाइमेट चेंजेस का बजट था वो उसमें बहुत बड़ा कट लगाया गया था। पिछले 10 सालों से हम एक वल्नरेबल कंडीशन में हैं। आने वाला जो टाइम है वो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से बड़े मुश्किल तरीन हालात होने जा रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं जो गर्मी पाकिस्तान में जिस लेवल पे नहीं होती थी उस लेवल पे इस वक्त गर्मी जा रही है और मजीद बताया जा रहा है कि अभी हीट वेव्स भी आनी है मुख्तलिफ शहरों में। लेकिन हमारे पास, मैं पूरी बजट स्पीच मुसलसल देख रही थी जब तक आप दीगर पैनलिस्ट से बात कर रहे थे, मुझे कहीं पर क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से वो चीज़ नहीं नजर आई, वो नहीं मिली कि जिसके बारे में वजीर आजम पाकिस्तान दूसरे ममालिक में गए थे, पूरी एक कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर लोगों से बाकायदा उन्होंने इमदाद लेने की कोशिश की थी कि किसी तरह से उनके पास मुल्क में इमदाद आए और उसके जरिए जो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से पाकिस्तान में काम होना है वो हो। लेकिन हमने कट भी लगा दिया और अभी तक मुझे नजर नहीं आया कुछ। अगर आपको कुछ पता है कि इस बजट में क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से क्या किया गया है तो मुझे जरूर बताइएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो अभी मुसलसल आपके पैनल में हो रही है उसकी रेमिटेंसेस के हवाले से गवर्नमेंट बड़ा क्रेडिट लेती है क्योंकि और कुछ नहीं है इस वक्त हुकूमत के पास कि वो इस पर क्रेडिट ले सकें, वो बता सकें कि हमने क्या किया है। तो रेमिटेंसेस के हवाले से बड़ा ये क्रेडिट लेती है हुकूमत के, जी हम रेमिटेंसेस देखें कितनी बेहतरीन आ रही है। रेमिटेंसेस वो जो पाकिस्तान से बाहर लोग जाते हैं और अब यहाँ पर अपने घर वालों को अपनी फैमिली की किफालत के लिए वो पैसे भेज रहे होते हैं। अब 24 और 25 में हमारे पास रेमिटेंसेस की मद में 38.3% और 25-26 में 33.9%। इसका रीजन क्या है बेसिकली कि मुल्क के अंदर वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है या वो रोजगार क्या था, रोजगार के वो मौके मौजूद नहीं है जिसकी वजह से बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग दूसरे ममालिक में जाकर नौकरियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपका मैं सिर्फ कुछ सेकंड्स लूंगी, सिर्फ नंबर्स बता देती हूं। अगर मैं 2023 देखती हूं तो यहां पर 8,62,625 लोग पाकिस्तान छोड़कर गए। क्यों पाकिस्तान छोड़ के गए? क्योंकि यहां पर उनको वो बुनियादी सहूलियात या उनको वो रोजगार के मौके नहीं मिल रहे थे जो वो बाहर ढूंढने गए। इसी तरीके से 2024 का नंबर मेरे सामने 7,27,381 लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ब्रेन एक्सपोर्ट हो रहा है। नहीं जी, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा,
ये लोगों को वो मौके नहीं मिल रहे, लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोग बिल्कुल हम उस पर भी खुश हो रहे होते हैं कि हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट हो रही है और उससे हमारी रेमिटेंस होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिलाई करती है रेमिटेंसेस पर। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जावेद साहब थे, अफसार आलम साहब थे, एहसन मलिक साहब थे और किरण नाज साहिबा, आप सबका बेहद शुक्रिया। हमें यहाँ पर पाकिस्तान में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें ग्रोथ आ सके। बजट की इस खुसूसी ट्रांसमिशन से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।